औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम सिविल जज हेयर। डियर फ्रेंड्स, लैंड एक्विजिशन एक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आज हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को ख़त्म कर देंगे और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप थ्रू कमेंट्स मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, आप शेयर भी करेंगे और दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको पिछले लेक्चर्स नहीं मिले या पहले लेक्चर जो आपने किए थे डाउनलोड वो अपडेटेड नहीं थे, यानी फाइल जो उसमें नोट्स वगैरह अपडेटेड नहीं थे, तो अब अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे या आने वाले वक्त में उसको लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपडेटेड फाइल जो है वो मौजूद होगी। मिसलेनियस सेक्शन 45 सर्विसेज ऑफ नोटिस। ठीक है। सर्विस ऑफ एनी नोटिस अंडर द शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग ए कॉपी देयर ऑफ साइंड इन केस ऑफ अ नोटिस अंडर सेक्शन 4 बाय द ऑफिसर देन इन मेंशनड एंड इन केस ऑफ एनी अदर नोटिस बाय और बाय ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर और द जज। ठीक है। अच्छा, वो ये कहता है कि जो नोटिस है वो किस तरह से सर्व किया जाएगा, या तो शैल बी मेड बाय डिलीवरी, या तो वो उसको थ्रू किसी के थ्रू डिलीवर किया जाएगा पोस्ट वगैरह के थ्रू, और टेंडर अ कॉपी देयर ऑफ। ठीक है। या उसको उसके सामने रखा जाएगा फेस टू फेस के भी इस पे साइन वगैरह जो है वो आप करो। ठीक है। अच्छा जी, या किसी को उसकी कॉपी पेश की जाएगी। ठीक है। देखो, दोबारा बता रहा हूँ, डिलीवरिंग और टेंडरिंग से क्या मुराद है। ठीक है। डिलीवरिंग ये है ना कि किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज दिया नोटिस कि भाई आपका ये सबऑर्डिनेट है, आप इसको ये पेश कर दें। ठीक है। तो ये हो गया डिलीवरी कि किसी के थ्रू उसको भेज दिया है। टेंडरिंग से मुराद क्या है कि बंदा सामने खड़ा है और उसने कहा है जी ये कॉपी ले लो। ठीक है। अच्छा, वो नोटिस जो होगा वो साइन शुदा होगा इन केस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 4 बाय द ऑफिसर देयर इन मेंशनड। अगर वो सेक्शन 4 का नोटिस है तो वो ऑफिसर का साइन शुदा होगा। याद है हमने पढ़ा था कि वो एंटर होने से पहले 7 दिन का नोटिस देगा किसी बिल्डिंग में, ये वो नोटिस की बात हो रही है। और दूसरे केसेस में उसको नोटिस को साइन करेगा कलेक्टर या जज। तो हो क्या आपको मेरी बात की जो है वो समझ आती है। ठीक है। Whenever it may be practicable, the service of notice shall be made on the person therein named। ठीक है। और ज़्यादा कोशिश यही की जाएगी कि वो जो नोटिस है वो जो जो आदमी है उसको इन पर्सन सर्व किया जाए, उसको इन पर्सन सर्व किया जाए। ठीक है। तो इन पर्सन सर्व किया गया तो ये तो हो गया टेंडर्ड। लेकिन अगर फर्ज करो थ्रू अडल्ट मेल मेंबर कि मतलब वो घर पे नहीं मिला लेकिन घर पे उसका ब्लड रिलेटिव था तो उसको दे दिया गया, तो इसको क्या कहेंगे, डिलीवर। ठीक है। अच्छा जी, when such person cannot be found, the service may be made on any adult male member of his family residing with him। ठीक है। ये सारा सीपीसी का ऑर्डर 5 जो है उसका क्रक्स से लिखा हुआ है। ठीक है। तो अडल्ट मेल मेंबर के थ्रू उसको जो है वो जो उसके साथ रह रहा होगा उस घर में उसको दिया जाएगा। एंड इफ नो सच अडल्ट मेल मेंबर कैन बी फाउंड, द नोटिस में बी सर्व बाय फिक्सिंग द कॉपी ऑन द आउटर डोर ऑफ हाउस इन विच द पर्सन देयर इन named ordinarily dwells or carries on business, or by fixing a copy thereof in some conspicuous place in the office of officer aforesaid of the collector or in the courthouse, and also in some conspicuous part of the land to be acquired। ठीक है। अब ये अगर आपको पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट आर द मोड्स टू सर्व अ नोटिस अपॉन ए पर्सन, तो आपने लिखना है द फर्स्ट मोड एंड प्रेफरेबल मोड इज द पर्सनल इन सर्विस, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, थ्रू अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रेजिडिंग विद हिम। ठीक है। और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है by a fixation of the copy on the outer door of the house in which the person ordinarily
dwells, carry on business or by, अच्छा जी, एंड लास्ट मोड क्या है, बाय फिक्सिंग अ कॉपी, बाय फिक्सेशन एट सम कंस्पिशियस प्लेस इन द ऑफिस ऑफ द ऑफिसर और कलेक्टर और कोर्ट हाउस, एंड उसके उससे अगला क्या है, फिक्सेशन एट सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द लैंड टू बी एक्वायर्ड। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल है, और बाकी मैंने फन आपको बता दिया किस तरह उसको बुलेट्स की सूरत में लिखना है। ठीक है, provided that if the collector or judge shall so direct, or notice may be sent by post in a letter addressed to the person, इसको भी deliver कहेंगे। ठीक है, name therein at his last known residence, address or place of business, and registered under part 3 of Indian Post Office Act 1866, and service of it may be proved by production of the addresses receipt। ठीक है, लो जी, वो कह रहा है कि अगर कलेक्टर या जज चाहे तो वो नोटिस उसको थ्रू पोस्ट भी भेजा जा सकता है, जो उसका लास्ट नोन एड्रेस होगा वहाँ पे, और वो जो भेजने की जो रसीट होगी, वो पोस्टल रसीट जो होगी, वो उसका प्रूफ होगा कि उसको चला गया। और हमने जनरल क्लासेस एक्ट में पढ़ा था कि उसको प्रजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच होगी। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, सेक्शन 46 पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड, whoever willfully obstruct any person in doing any of the acts authorized by section 4 or section 8, or willfully fills up, destroys, damages or displaces any trench or mark made under section 4, shall on conviction before a magistrate be liable to imprisonment for a term not exceeding 1 month, or to fine not exceeding 50 rupees or both। लो जी, ये अब MCQs में आ सकता है कि एक ऐसा शख्स जो कि एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स को क्या करे कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करे जब वो मौके पे पोजेशन लेने जाएं या सर्वे करने जाएं। ठीक है, या वो क्या करे कि जो वो ट्रेंच या मार्क, यानी वो जो भन्ना या वो जो निशानी लगा गए थे, वो उसकी निशानदेही कर गए थे, वो उसको आगे पीछे करे या डैमेज करे या ज़ाया करे, तो फिर उसको एक मजिस्ट्रेट जो है वो सजा देगा, जो कि 1 मंथ तक होगी और 50 रुपये फाइन होगा, और या 50 या दोनों भी हो सकते हैं। तो क्या आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, Section 47, magistrate to enforce surrender. If the collector is opposed or is impeded to taking possession under this act of any land, he shall, if a magistrate, enforce the surrender of the land to himself, and if not a magistrate, he shall apply to a magistrate, and such magistrate shall enforce the surrender of the land to the collector। सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर बंदा मौके पे मज़ाहमत करता है, वो कहता है कि मैंने कब्जा नहीं देना, तो उस सूरत में अगर तो वो उस कलेक्टर के पास मजिस्ट्रेट की पावर्स भी हैं, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, कब्जा जो है वो छड़वाएगा। ठीक है, सरेंडर करवाएगा। और अगर उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर्स नहीं है, तो फिर वो एक मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा कि जनाब मुझे इसका कब्जा जो है वो दिलाया जाए। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों। अच्छा जी, सेक्शन 48, completion of acquisition not compulsory but compensation to be awarded when not completed। ठीक है, अच्छा, कंपलसरी एक्विजिशन कब होती है, जब डिक्लेरेशन हो जाती है ना, फिर तो वो कंपलसरी होगी। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले तो अभी वो बात ही चल रही होती है ना, वो जो सेक्शन 4 और 5A के तहत जो प्रोसीडिंग चल रही होती है। एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड for in section 36, the commissioner shall be at liberty to withdraw from the acquisition of any land of which possession has not been taken। लो जी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है जो कि एक एक्विजिशन को विड्रॉ कर सकता है, तो आप कहेंगे एक कमिश्नर की ये पावर है कि वो एक एक्विजिशन ऑफ लैंड को क्या कर सकता है,
पोजेशन को वो उसको विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, फिर कब विड्रॉ कर सकता है? जब अभी पोजेशन जो है वो नहीं लिया गया। ठीक है, और उसकी एक्सेप्शन क्या है? वो सेक्शन 36 है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप पढ़िएगा सेक्शन 36 क्या है। ठीक है, whenever the commissioner withdraws from any such acquisition, the collector shall determine the amount of compensation due for damage suffered by the owner in consequences of the notice or of any proceeding thereunder, and shall pay such amount to the person interested, together with all costs reasonably incurred by him in the prosecution of the proceeding under this act relating to the said land। ठीक है, अच्छा जी, अगर कमिश्नर जो है वो क्या करता है कि एक्विजिशन को विड्रॉ कर लेता है, तो फिर जो भी उसका उस लैंड के हवाले से जो डैमेज हुआ है या उसके ऊपर जो उसकी आदमी की लिटिगेशन का पे जो खर्चा आया है वो सारा उसको क्या किया जाएगा? वापस किया जाएगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। Whenever the commissioner withdraw from any such acquisition, the collector shall determine the amount of compensation due for the damage suffered by the owner in consequences of the notice or of any proceeding thereunder। ठीक है, उसको नोटिस गया, उसने जाके वकील किया, उसको पैसे दिए और जगहों पे पैसे दिए, एंड शैल पे सच अमाउंट टू पर्सन इंटरेस्टेड टुगेदर विद ऑल कॉस्ट रीजनेबली इंकर्ड बाय हिम इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट रिलेटिंग टू सेड लैंड। और उसको अपना हक लेने के लिए जो लिटिगेशन करनी पड़ी उस पर जो खर्चा आया वो भी उसको वापस आएगा। बेसिकली ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक ऐसी लैंड एक्वायर कर दी गई है जो कि एक्विजिशन का हिस्सा ही नहीं थी, या वो यानी वो डिक्लेरेशन में नहीं थी। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन को जो है वो डील कर रहा है। The provision of Part 3 of this Act shall apply so far as may be to the determination of compensation payable under this section। वो तो मैं पता है, matters to be determined, matters to be considered and matter to be neglected, वो हमने बड़ी अच्छी तरह से पढ़े हैं। Acquisition of part of house or building। ठीक है, the provision of this act shall not be put in force for the purpose of acquiring a part only of any house, manufactory or other building if the owner desires that the whole of such house, manufactory or building shall be so acquired। देखिए, बात ये है कि अगर एक शख्स ने घर बनाया हुआ है, नक्शा पास करवाया है, सब कुछ है, तो अगर उसका आधा घर ही काट दिया जाए तो वो अब रहने के काबिल तो नहीं है, जाहिर बात है ना। इस वजह से ये प्रोविजन कहती है कि कोई भी बिल्डिंग आधी नहीं एक्वायर की जाएगी। ठीक है, अगर हाँ आधी एक्वायर की जा सकती है उस बंदे की कंसेंट के साथ, लेकिन अदरवाइज जो है वो क्या होगा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो एक्वायर करनी पड़ेगी। अब दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी पुट इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग ए पार्ट ओनली ऑफ एनी हाउस, manufactory or other building if the owner desired that the whole of such house, manufactory or building shall be so acquired, provided that the owner may at any time before the collector has made his award under section 11 by notice in writing withdraw or notify his express desire that the whole of such house, manufactory or buildings shall be so acquired। ठीक है, अच्छा, ये प्रोवाइडेड क्या कहता है? वो कहता है कि अवार्ड जारी करने से पहले एक नोटिस के जरिए जो कलेक्टर है वो अपना वो पूरा घर या वो जो बिल्डिंग है उसको पूरे को एक्वायर करने का फैसला वापस ले सकता है। Provided also that if any question shall arise as to whether any land posed to be taken under it does or does not form part of house, manufactory or building within the meaning of this section,
The collector shall refer the determination of such question to the court and shall not take possession of such land only after the question has been determined. फिर एक और वो प्रोवाइजो लगाता है, वो कहता है अगर कोई डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द ऑनर एंड द अथॉरिटी कि ये पार्ट लिया जा सकता है या नहीं, जैसे ऊपर है कि वो वापस ले सकता है और वो कॉन्सेंट भी नहीं देता, तो उस सूरत में मैटर किसको भेज दिया जाएगा? कलेक्टर को भेज दिया, कोर्ट को भेज दिया जाएगा और उस वक्त तक पोजेशन नहीं लिया जाएगा जब तक के कोर्ट उसको डिटरमिन नहीं कर देती। In deciding on such a reference, the court shall have regard to the question whether the land proposed to be taken is reasonably required for the full and unimpaired use of house, manufactory or building। अच्छा, अब कोर्ट जब वो रेफरेंस डिसाइड करेगी तो वो ये पैरामीटर सामने रखेगी कि वो जो लैंड है, ठीक है, क्या वो पूरी जो है फुली एज इट इज जो है वो ही एक्वायर हो सकती है? क्या वो हाफ में अगर एक्वायर हो जाए तो क्या गुजारा नहीं हो सकता उस पार्टी का? ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि ये किसने देखना है? ये कोर्ट ने देखना है। If in the case of claim under section 23 subsection 1, thirdly by a person interested on account of severing of the land to be acquired from his other land, the commissioner is of the opinion that claim is unreasonable or excessive, he may at any time before the collector has made his award take under the acquisition of the whole of the land of which the land first sought to be acquired from the apart। ठीक है, ले जी, वो कह रहा है अगर जो है जो लैंड है वो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, ठीक है, या दो एडजेसेंट लैंड्स को अलहदा किया जा रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में अगर कमिश्नर ये समझे कि वो जो क्लेम कर रहा है वो अनरीजनेबल या एक्सेसिव है, यानी वो जो अपनी दूसरी लैंड का जो नुकसान बता रहा है वो अनरीजनेबल है, ही मे एट any time before the collector order the acquisition of the whole of the land of which the land first sought to be acquired from part, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई वो भी मैं एक्वायर करता हूँ, जो तुम जो कह रहे हो ना मेरी दूसरी जो है वो ज़ाया हो जाएगी, ये है वो है, तो मैं वो भी आपसे जो है वो एक्वायर कर लेता हूँ। In the case last hereinbefore provided for, no fresh declaration or other proceeding under section 6 to 10 both instances shall be necessary, but the collector shall without delay furnish a copy of the order of the commissioner to the person interested and shall therewith proceed to make his award under section 11। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कमिश्नर ने ये फैसला कर लिया है कि वो बाकी की लैंड भी उससे जो एक्वायर करनी है जो कि सीवर होने जा रही है, तो वो कह रहा है फिर वो प्रोसीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, जो नोटिस दो, ये करो, वो करो, बस डायरेक्ट उससे जो है वो कब्जा ले लिया जाएगा। ठीक है, ओके, आपको मेरी बात की समझ आ गई है? ठीक है, acquisition of land at cost of a local authority or company where the provision of this act are put in force for the purpose of acquiring land at the cost of any fund controlled or managed by local authority or any of the company, the charges of and incidental to such act shall be defrayed from or by such fund or company। ठीक है, अच्छा, ये अब जो सेक्शन है 50 ये कहता है कि अगर किसी कंपनी से या किसी अथॉरिटी से कोई रिकवरी करनी है तो उस सूरत में जो एक्विजिशन चार्जेस वगैरह हैं वो कंपनी या अथॉरिटी से कैसे रिकवर होंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी कंपनी या अथॉरिटी ने या इंडस्ट्रियल कंसर्न ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी हो तो वो सबसे पहले क्या करता है, एक रिक्वेजिशन मूव करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को,
ठीक है, या कमिश्नर को, और उस रेक्विजिशन के बाद उनको ऑर्डर किया जाता है कि आप ये फंड्स जो हैं ये पहले अरेंज करें जो लोगों को देने हैं। तो वो उसके बारे में एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये फंड्स जो हैं ये हम आपको जो है वो हमने अरेंज कर ली है। बाद में वो फंड फिर उनको कलेक्टर कमिश्नर को ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आगे पैसे देने हैं। तो ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि अब जो एक्विजिशन का जो खर्चा आया, देखो ना मेरी बात सुनिए, अगर एक मौके पे एक ट्रैक्टर या एक क्रेन जा रही है जो कि जाके वहाँ पे वो बिल्डिंग मलबा वगैरह साफ करेगी, तो उसके जो अखराजात हैं वो किसी ने तो देने हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है अगर तो पब्लिक पर्पज़ है फिर तो वो सिंपली जो भी वो फंड होंगे वहाँ से, अदरवाइज अगर वो कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने जो अपना प्रपोज्ड वहाँ पे बताया हुआ है वो सोर्स वगैरह, वहाँ से वो रिफंड होगा। Where the provision of this act are put in force for the purpose of acquiring land at the cost of any fund controlled or managed by a local authority or of any company, the charge of an incidental to such acquisition shall be defrayed from और बाय सच फंड और कंपनी, यानी जो उन्होंने अक्वायर करने के लिए जो पैसे दिए हुए हैं वहां से वो पूरे कर लिए जाएंगे। एनी चार्ज टू बी डिफरेड फ्रॉम द फंड ऑफ लोकल कंपनी अंडर विच मे बी रिकवर्ड इन एडिशन टू एनी मोड ऑफ रिकवरी प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसने कहा कि ऊपर जो मोड बताया गया है ना, ये बाकी मोड्स के अलावा है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एरियर्स को रिकवर करने के जो मोड्स हैं, ठीक है, अटैचमेंट ये वो व्हाट्सएवर, ये इन एडिशन टू दैट है। इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कलेक्टर और कोर्ट इन सच केसेस द लोकल अथॉरिटी और कंपनी कंसर्न मे अपीयर एंड रिड्यूस एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं हाँ, कोर्ट के और कलेक्टर के सामने जो भी प्रोसीडिंग होंगी, ठीक है, इस कॉस्ट रिलेटेड केसेस से उसमें अथॉरिटी पेश हो सकती है और वहाँ पे वो जो अमाउंट है उसको डिटरमिन करने के लिए एविडेंस भी दे सकती है। प्रोवाइडेड एंड नो सच लोकल अथॉरिटी कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू डिमांड रेफरेंस अंडर सेक्शन 18। लो जी, कि जो कंपनी एक्विजिशन के अखराजात नहीं देगी वो रेफरेंस भी नहीं बनवा सकती कोर्ट को, ठीक है। सेक्शन 51 exemption from stamp duty and fee. No award or agreement made under this act may be charged with stamp duty, and no person claiming under any such award agreement shall be liable to pay any fee for a copy of the same। लो जी, ना तो कोई स्टैम्प ड्यूटी लगनी है और जो शख्स अवार्ड की कॉपी चलता है, ठीक है, या किसी एग्रीमेंट को, वो भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। नोटिस इन केस ऑफ सूट फॉर एनीथिंग डन इन परस्यूएंट टू एन एक्ट, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल बी commenced or prosecuted against the person for anything done in pursuance of this act without giving to such person a month previous notice in writing of the interested intended proceeding and of such cause thereof, nor after tender of such sufficient amends। लो जी, वो ये कहता है, ये सिंपल ये कहता है कि भाई अगर एक पहली बात तो ये है कि इस एक्ट के तहत जिस बंदे ने भी कोई एक्ट परफॉर्म किया है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। कब तक नहीं हो सकती? जब तक उस बंदे को 1 माह का नोटिस नहीं दिया जाता कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहा हूँ और इस वजह से करने जा रहा हूँ, ठीक है। Order to apply to procedure save in so far as the may be consistent with anything contained in this, the provision of the code shall apply to all जो CPC अप्लाई करेगी, ठीक है। अपील इन प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट। अब ये देखें, ये सेक्शन 54 को आप अपने हर क्वेश्चन का हिस्सा बना सकते हैं। किस तरह से कि आप कह सकते हैं कि जी
फ़र्ज़ करें प्रोसीजर है, अवार्ड है और उसको अगर चैलेंज करना है तो अपील कहाँ होगी? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल applicable to appeal from original decree and notwithstanding anything to contain in any enactment for the time an appeal shall only lie in any under the to the high court from high court को, ये अब आपका MCQs भी हो गया, ठीक है, और from any part of the award of the court and from any decree of the high court passed on such appeal as the appeal shall lie to supreme और subject to लो जी, वो कहता है कि अपील लाई करेगी हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। और ये जो लिखा है ना सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट, ये कहना ये चाहता है कि ओरिजिनल डिक्रीज के अगेंस्ट जो अपील्स हैं उनकी हद तक जो सीपीसी का जो लॉ है, ठीक है, उससे कतई नजर एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनी इन कंटेनिंग एनी एक्ट ऑफ टाइमिंग फोर्स, ठीक है, तो उस सूरत में अपील कहाँ लाई करेगी? हाई कोर्ट में। पावर टू मेक रूल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये हाईलाइट कर लें, शैल हैव पावर टू मेक रूल्स consistent with the for guidance officer in all matters connected with its enforcement and may from time to time alter and or to the rules made। अब रूल कौन से हैं? 1983 के, वो आप पढ़ेंगे। द पावर टू मेक alter and add to rules under substance shall be subject to the condition of rules being made alter or added to after previous publication, ठीक है, कि प्रीवियस पब्लिकेशन के साथ उनमें अमेंडमेंट की जा सकती है। ऑल सच रूल्स एंड कंडीशन शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल, और सारी अमेंडमेंट्स भी ऑफिशियल गजट में क्या होंगी? वो पब्लिश होंगी और उसके बाद ही वो फिर उनका फोर्स ऑफ लॉ की अहमियत होगी, ठीक है। डियर एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह।